हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। गाइस, आजकल आप लोग देख रहे हो, मैं आप ही लोगों के कमेंट्स से टॉपिक्स को सिलेक्ट करके वीडियो बना रही हूं और मैं ज़्यादातर उन्हीं कमेंट्स को सिलेक्ट करती हूं जिनका जो आंसर है वो सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है। और कुछ कमेंट के आंसर मैं कर देती हूँ आप लोगों को, और कुछ को जिनको मैं हार्ट देती हूँ, तो इसका मतलब है मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को इंक्लूड करने वाली हूँ। ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट कमेंट्स हैं। तो आज का जो पहला कमेंट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है, मैम मेरा बेटा स्कूल जाता है, 9 ईयर्स का है, उसकी पढ़ाई अच्छी है पर वो दूसरे बच्चे को मारता है। तो सिमिलरली ऐसा केस मैंने अपने आसपास सराउंडिंग में देखा है गाइस। मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान होती थी कि पढ़ाई में अच्छा है, राइटिंग में अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी वो समटाइम्स बच्चों को इस तरह से मार देता है जैसे उसको वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं कितनी ज़ोर से सामने वाले बच्चे को हिट करता हूँ। और कई बार सामने वाले बच्चे को जो है वो गंभीर चोट आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं ऐसे बच्चों से। तो इस कमेंट को इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि इन बच्चों के जो पेरेंट होते हैं वो समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि अगर अच्छे से बोल रहा है, समझ रहा है, एकेडमी कितना अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों में टैलेंटेड भी होते हैं, तो हमारा बच्चे में कुछ भी अबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो इस तरह से वो कभी भी जो मेडिकल हेल्प है या फिर थेरेपी हेल्प है उसके लिए वो अप्रोच करते ही नहीं हैं, और चीज़ें बढ़ते बढ़ते इतनी ख़राब होती जाती हैं कि बाद में इन बच्चों को हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मेनली ADHD में आपको ये चीज़ ज़्यादा दिखेगी, जहाँ पे बच्चे का सब कुछ ठीक है, सोशलाइजेशन ठीक है, स्पीच लैंग्वेज सब ठीक है, लेकिन फिर भी बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो टॉलरेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी कि इन बच्चों को मेनली बिहेवियर का प्रॉब्लम होता है, इनको OT की ज़रूरत नहीं है, इनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं बता रही थी उस बच्चे का केस, जब आप उससे कन्वर्सेशन करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग पूरी है, लेकिन जब कन्वर्सेशन करते हैं तो वो उस तरह से नहीं होती है। मतलब अगर मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ तो मैं सामने वाले को सुनूंगी, उसी हिसाब से उस कन्वर्सेशन को आगे लेके जाऊंगी। लेकिन इन बच्चों को मेनली अगर आपको देखना है तो कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब मैंने उस बच्चे से कन्वर्सेशन करने की कोशिश की, अगर मैं कुछ और पूछ रही हूँ तो समटाइम्स वो आंसर देता है और समटाइम्स वो कुछ और ही टॉपिक, जैसे कुछ ऑटिस्टिक बच्चे भी करते हैं, उनको किसी एक टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है। तो इस बच्चे में भी मैंने देखा कि उसको पर्टिकुलरली किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है और वो मुझसे भी वही टॉपिक को बार बार मतलब उसी के बारे में बोले जा रहा है। तो रिपीटेटिव मैंने देखा उसमें। तो कन्वर्सेशन में मेनली इन बच्चों को मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ADHD का ही ये सिम्टम है। इनको भी इमोशन समझ में नहीं आते हैं, सामने वाले का समटाइम्स ये समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला हमारे बिहेवियर से उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या अगर हम लोग कुछ हिटिंग करेंगे तो उससे सामने वाला जो है वो घायल हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को समझने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है। इसीलिए आप लोगों को दिखता है कि ये बच्चे, आप हैरान रह जाते हैं समटाइम्स ऐसे बच्चों को देखते हुए कि अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज है, फिर भी इसका बिहेवियरल इतना मतलब ऐसा इस तरह का बिहेवियर क्यों है कि जो टॉलरेट नहीं हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में ऐसे बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं। तो इनको मैं यही सजेस्ट करूँगी गाइस कि बिहेवियरल थेरेपी, ABA जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए, या आप प्रोफेशनल किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए या फिर आप घर पे कीजिए। मैंने भी चैनल पे ABA का वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप लोगों को आइडिया होगा कि ABA में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस तरह से ABA थेरेपी जो है वो वर्क करती है बिहेवियरल इश्यूज़ के ऊपर। तो ये इस कमेंट को मैंने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है, ADHD है या क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। रिसेंटली मैंने देखा कुछ लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं जिनका ऑटिज़म से कोई लेना देना भी नहीं है। तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम लोग ऑटिज़म के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मेरे ही कमेंट पे, मेरे ही चैनल में ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हमारा ऑटिज़म में, हमारा मतलब कोई रिलेटिव ऑटिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इंटरेस्ट है ऑटिज़म के बारे में जानने के लिए। तो इसी को ऑटिज़म अवेयरनेस कहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है गाइस। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट
कॉमन कमेंट जो लगभग हर वीडियो में मैं इंक्लूड करती हूँ, और इसको इसीलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे 3 इयर्स के होते हैं, या भी उनको जस्ट फ्रेशली ही उनको ऑटिज़म उनके बच्चे को डायग्नोस हुआ होता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो हर वीडियो में लगभग ऐसे कमेंट को मैं इंक्लूड करती ही हूँ। जैसे ये कमेंट है, आई एम वेरी वरीड, माई डॉटर इज़ 3, हर रिस्पॉन्स टू नेम इज़ पुअर, शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग बट जीरो कमांड फॉलोइंग एंड हैविंग वेरी लेस स्पीच। तो लिखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ऑटिज़म तो होगा ही बच्चे को, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये कमेंट दिया है। तो क्लियर नहीं किया है, लेकिन अगर बच्चे को ऑटिज़म है और उसकी 3 इयर्स की एज है, तो 3 इयर्स में सब ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे ही होते हैं। हालांकि ये लिख रही हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कम से कम वो कह रही हैं कि शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और अगर 3 इयर्स की एज में कोई ऑटिस्टिक बच्चा सब कुछ समझ रहा है, इट मीन्स वो बहुत अच्छी बेटर कंडीशन में है। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लीजिए, और बाकी जो चीज़ें छूट रही हैं उनके ऊपर आप मेहनत कीजिए, बच्चे को थेरेपीज़ प्रोवाइड कीजिए, घर पे कीजिए या प्रोफेशनली कीजिए। तो इस कमेंट को इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे ये लिख रही हैं कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो 3 इयर्स की एज में अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो आप समझ लो कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं बेटर कंडीशन पे है दूसरे ऑटिस्टिक बच्चों से। सो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। 3 इयर्स की एज में ही हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो उसके बाद ही कुछ करने लगते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू कीजिए, ये एज में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम मेरा बेटा 3.9 का है, लेकिन अपने मन से जो बोलना है, जैसे पापा मम्मा वो बोलता है, स्कूल भी जाता है लेकिन बोलता नहीं है। घर पे ऑनलाइन थेरेपी करती हूँ, क्या सेंटर लेके जाने से ही बच्चे की स्पीच आती है? ओके, तो इनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अगर बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं मैं ऑनलाइन थेरेपी करा रही हूँ उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और मुझे प्रोफेशनली ही करवाना चाहिए। सो यहाँ पे फर्स्ट तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप प्रोफेशनली ऑफलाइन थेरेपी के लिए जाइए, और अगर आप नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब से देख के आपको घर पे ही करा लेना है। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो ये है कि 3.9 यानी कि 3 ईयर की एज के बाद हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा जो है वो बोलना स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम 3.9 में यही लेवल होता है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों का कि वो बड़बड़ाते हैं, अपने आप में ही पोइम्स गाते हैं, राइम्स गाते हैं या कुछ वर्ड्स को रिपीट करते रहते हैं। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है स्पीच का, उसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। एक छोटा बच्चा जो होता है 1 साल 1.5 साल का, वो भी जब स्पीच सीखता है तो अपने आप में ही बड़बड़ाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें बच्चे जो हैं वो बोलना सीखते हैं, जो कि लैंग्वेज सीखने के लिए, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए ये जो बच्चे बड़बड़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आपको रोकना नहीं है, बड़बड़ाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम नहीं बोल सकते कि अभी 3.9 ईयर्स में उसका वर्बल स्ट्रीमिंग ज़्यादा हो रहा है या इक्वलेलिया है या उसे हम लोगों को स्टॉप करना चाहिए, नहीं। ये एज में आपको ये चीज़ों को स्टॉप नहीं करना है। ये जो वर्बल स्ट्रीमिंग है, ये बड़बड़ाना है, ये सेल्फ टॉक है, 7-8 ईयर्स में अगर बच्चा आगे जाके करता है तब उन चीज़ों को कंट्रोल करना जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन इस एज में अगर बड़बड़ाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्प करता है बच्चों को लैंग्वेज और स्पीच में। तो इस चीज़ से आप लोगों को घबराना नहीं है। लेकिन इनको मैं यही कहूँगी कि इस बच्चे को ओटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ओटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तभी उसका सिटिंग टॉलरेंस आएगा, कमांड फॉलोइंग आएगा, और वो आपके साथ जो है वो ज़्यादा कनेक्ट करेगा। और उसके बाद जो है वो बच्चे थोड़ा बहुत फ्रेश स्पीच पे आते हैं और आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बड़बड़ाने वाली स्टेज अभी ये है, तो इसका मतलब यही है कि अभी तक बच्चा आपके साथ कनेक्ट नहीं किया है। और अगर वो बिल्कुल भी नहीं आपके साथ इंटरेक्ट करता है वर्बली या नॉन वर्बली, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आप ओटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि स्पीच थेरेपी से पहले ओटी के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। ओटी से अगर सिटिंग टॉलरेंस बच्चे में आता है
थोड़ा बहुत नेम रिस्पॉन्स, आई कांटेक्ट, ये सब चीज़ें जब ओटी से आती हैं, फाइन मोटर स्किल, ये सब चीज़ें जब ओटी से आती हैं तभी बच्चा जो है वो स्पीच थेरेपी के लिए रेडी होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि आपने स्टार्टिंग से ही स्पीच थेरेपी शुरू कर दी और ओटी अगर आप नहीं करा रहे हैं तो स्पीच थेरेपी का भी कोई बेनिफिट नहीं होता है, उल्टा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, अगर बच्चा आपको सुन ही नहीं रहा है, अगर बच्चा आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, अटेंशन ही नहीं दे रहा है, तो स्पीच थेरेपी का कोई मतलब नहीं है। तो ये स्पीच थेरेपिस्ट का काम नहीं है बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस और अटेंशन पे काम करना, ये ओटी का काम है। तो पहले आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आपको प्रोफेशनल थेरेपिस्ट भी यूट्यूब पे ही मिल जाते हैं, सब तरह का मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। तो आप जैसे मर्जी कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम मेरा बेटा 5 ईयर का है, अपनी नीड्स बोल के बिल्कुल नहीं बताता, पानी पीना हो तो ग्लास बॉटल लेके देता है, खाने के लिए किचन में लेके जाता है, सुसु पॉटी का भी नहीं बताता है, स्कूल में भी एक्सेप्ट नहीं करते, 5-6 दिन में मना कर देते हैं, शैडो टीचर के लिए मना कर देते हैं, क्या करूं मैम, पॉटी ट्रेंड कब तक होगा, मैं ट्राई तो बहुत करती हूं, क्या करूं मैम प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे एक बात तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ गाइज, आप मेंशन किया कीजिए कि ऑटिज़म का लेवल कौन सा डायग्नोसिस हुआ है, तो उसी से एक्चुअली इसी पे डिपेंड करता है। माइल्ड में थोड़ा कम टाइम लगेगा, मॉडरेट में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा, सीवियर में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 5 ईयर का ये बच्चा है और अभी तक अगर उसकी स्पीच नहीं है, अगर वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, स्पीच उसकी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब स्कूल में ऑब्वियसली आप सोचिए अगर वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता है और पॉटी ट्रेन भी नहीं है, तो उस बच्चे के लिए, और डेफिनेटली जहाँ से इस कमेंट से मुझे पता चल रहा है, तो ये एक मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चा हो सकता है। तो जो मैं रिकमेंड करूँगी कि ऐसे बच्चे को आप स्पेशल स्कूल में, मुझे लगता है उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा, या फिर आप होम स्कूलिंग भी करा सकते हैं, या फिर आप किसी छोटे स्कूल में ट्राई कीजिए अगर कोई एक्सेप्ट करता है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि स्कूल के लिए अगर आपको बच्चे को भेजना है मेन स्ट्रीम स्कूल में, तो पहले से थोड़ा रीडिंग राइटिंग और बच्चा थोड़ा सा पॉटी ट्रेन होना चाहिए, थोड़ा सा ओटी उसको 1 साल हो जाए, थोड़ा थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट हो, तो तभी आप मेन स्ट्रीम स्कूल के लिए जाइए। तो यहाँ पे खैर इनका मैं पर्सनली आंसर कर देती हूँ इस कमेंट का। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि पॉटी ट्रेन अगर नहीं हो रहा है और अगर बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है वो मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चा हो, यानी कि अभी तक वो नॉन वर्बल ही है। लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बच्चा जो है वो नॉन वर्बल तरीके से अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसको पानी पीना है तो वो बोल ही नहीं पा रहा है। समटाइम्स हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को जो सिवियर में होते हैं वो इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करते हैं, अगर प्यास लगी है तो वो ना तो बोल पाएंगे और ना ही वो नॉन वर्बली इशारा कर पाते हैं, साइन कर पाते हैं, तो उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखो बच्चे का थोड़ा रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो 5 ईयर की एज में जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है वो अच्छा हो रहा है, यानी कि उसको पता है कि मुझे पानी पीना है तो मुझे क्या करना है, गिलास बॉटल ये सब पानी से रिलेटेड हैं, खाना खाना है तो किचन में वो लेके जा रहा है। इट मीन्स उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छा हो रहा है। तो मैं इनको यहाँ पे यही कहूँगी कि आप इसकी लैंग्वेज के ऊपर काम कीजिए। अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो पॉइंटिंग और आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम कीजिए। उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छी हो रही है और वो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इससे और ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगी। अगर बच्चा नॉन वर्बल है और उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज अगर अच्छी हो रही है तो कार्ड सिस्टम का आप यूज़ कीजिए, जिसके ऊपर आपको हर चीज़ लिखनी है। जैसे पानी पीना है तो पानी का कार्ड होना चाहिए, पॉटी जाना है तो पॉटी का, टॉयलेट का आप कार्ड बना लो, डिफरेंट कार्ड बना लो। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो आप उसको वो कार्ड सिस्टम समझाइए, ताकि बच्चा जो है वो जब भी उसको पानी पीना है या टॉयलेट जाना है तो वो कार्ड दिखाए। तो एक जगह पे आप कार्ड रख दो और धीरे धीरे बच्चों को पहले आइडेंटिफिकेशन कराओ, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है, कब इनको यूज़ करना है, तो वो सिस्टम आप ज़रूर रखिए। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो भी, अगर बच्चा नॉन वर्बल है। सो आई थिंक आज फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कमेंट फिर से बच गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको इंक्लूड करूंगी। सो आई होप आज के कमेंट्स से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपकी ऑटिज़म जर्नी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में।